अस्सलाम वालेकुम जंग प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज शहर जंग में पहुंचे हैं। तो जब बात फैसलाबाद डिवीज़न की होती है तो एक नाम है जंग। मेरे ख्याल में इसने शहर फैसलाबाद को एक दिन पहचान दी, लेकिन हमने इसकी पहचान ज़िंदा रखने के लिए C41 ने हमेशा कोशिश की। तो आज हमने ख़ास तौर पर शहर जंग के जो मसाइल हैं ताजरों के, महंगाई के, उसके हवाले से प्रोग्राम मुरतब किया है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब मौशी हालात का जिक्र करते हैं तो अगर बात रेवेन्यू की करें तो रेवेन्यू जनरेशन के अंदर भी इस शहर का एक अपना नाम है, मुकाम है। और बड़े बड़े नाम जो हैं शहर जंग से पैदा भी हुए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र भी बने। लेकिन इसके लिए साथ साथ जंगी मार्केट्स हैं, यहाँ के लोग रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पे अशिया खुर्दोनोश लेते हैं और उनके ऊपर किस हद तक महंगाई के असरात मुरतब होते हैं। क्योंकि गुज़िश्ता महंगाई की रिपोर्ट जो इख्तिताम पजीर हो रही है उसके तहत सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2.82% तक इजाफा जो है सिर्फ 7 दिन में महंगाई का होता है। पूरे पाकिस्तान की 17 मंडियों से इदारा शुमारिया डाटा लेती है, जिसमें से 51 अशिया में से 32 महंगी होती हैं, सिर्फ एक टमाटर सस्ता होता है। तो इसका असरात तो आम आदमी पर पड़ेंगे, क्योंकि ख़रीदारी आम आदमी की बहुत कम होती जा रही है। अंजुमन ताजरान के ज़िला सदर, तहसील सदर और ताजरान हमारे साथ मौजूद हैं, जंग की मार्केट्स में आए हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। भाई साहब ज़िला सदर हैं, इनसे आगाज़ कर लेते हैं, फिर आगे हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या इस वक्त सिचुएशन है जंग की मार्केट्स के अंदर? क्योंकि फैसलाबाद की मार्केट हम रोज़ की बुनियाद पर, अब तो हमें फिंगर टिप्स पर याद हो गया वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा जंग की मार्केट बता दें, मोहल्ले वकूँ क्या है, कैसे चलता है और लोगों का रुझान। क्योंकि अगर देखें तो शहर के अंदर बहुत ज़्यादा पसली रखने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा मिडॉकर तबका होगा, लोअर मिडिल क्लास होगी, तो उनके लिए तो महंगाई बहुत बड़ा अज़ाब बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने जंग के हालात लेने के लिए आप फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी जो मईशत है वो डॉलर के साथ जुड़ी हुई है। तो डॉलर की हालत ये है कि रात को कुछ होता है और सुबह को कुछ होता है। कारोबारी तबका जो है ना, डॉलर ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। देखिए, पावर लूम्स बंद हो गई हैं, मज़दूर परेशान है, मज़दूर जो है वो धक्के खाता फिर रहा है सड़कों के ऊपर। हमारा जो दुकानदार है वो सुबह दुकानों पर आता है और शाम को उठ के इसी तरह घर चले जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर ख़रीदारी की पावर ही नहीं रही। लोग परेशान हैं। अब वो सोचते हैं कि हम रोटी कमाएं, बच्चों को रोटी खिलाएं या ख़रीदारी करें। ऐसे बुरे हालात हमने आज से पहले इस मुल्क के अंदर कभी नहीं देखे थे। तो इसमें मैं ये भी कहूँगा कि इसकी बर्बादी का सबसे बड़ा हाथ जो है वो सियासतदान है। तो अब हमारे वज़ीर आला जो आए हैं सैयद मोहसिन नकवी साहब, देखिए उन्होंने एक छोटी सी कबीना जो बनाई है, तो इनकी कबीना कितने 70, 75, 100, तो उनकी तनख्वाहें देखें। अभी परवेज़ साहब ने 117 मशीर 117 उनके मशीर थे। तो उन्होंने तो ऐसे समझ रखा था कि ये मुल्क उनके बाप का है, उन्होंने बनाया है, किसी को गरीब के साथ कोई फ़िक्र नहीं है, हर आदमी अय्याशी के ऊपर लगा हुआ है। तो मैं भाई दुआ गो हूँ कि ये मुल्क जो है ना, ये बड़ी ही कुर्बानियों के साथ लिया गया था। अल्लाह ताला इसे कायम दायम रखे। बाकी हालात जो हैं मुल्क के अंदर कारोबारी बहुत बुरे हैं। अब क्योंकि आपने जब डॉलर की जब बात की, साथ थोड़ा लिंक किया कि पावर लूम्स भी बंद हो रही हैं। आप मेरे ख्याल में अरसा दराज से, मेरी ख्याल जितनी उम्र भी नहीं होगी उतनी देर से आप कारोबार कर रहे हैं, तो लोगों की ख़रीद आप क्या समझते हैं कितनी अफेक्ट हो चुकी है? बिलाशुबा डॉलर पे बड़ी नाकिस हिकमत अमली तय की गई, जिसके असरात हम भुगत रहे हैं। देखिए जी, जो कारोबारी तबका है, जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे ख़रीदारी करेगा? तो उसके बाद हमारा ज़िम्मेदार तबका है, वो भी बेचारा पिसा पड़ा है आजकल, बहुत बुरे हालात हैं उनके भी। तो लोग बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आएंगे तो बात बनेगी। जब लोगों ने आना ही नहीं ख़रीदारी के लिए तो बात कैसे बनेगी? तमाम दिन मैं देखता हूँ मार्केटों के अंदर, पहले इतना रश हुआ करता था कि जिसकी इंतहा नहीं। ये 4.25 साल का जो टाइम पिछली हुकूमत ने गुजारा है, तो वो अब नारे मार रहे हैं कि जी ये जो महंगाई है ये इन्होंने की है। वो ये नहीं सोच रहे, कोई बंदा अपनी जिम्मेदारी जो है लेने को तैयार, उसे कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है सियासतदान। तो मैं ये कहूँगा, फिर बार बार ये कहूँगा कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर ये सियासतदान तरस खाएँ और ये बर्बादी जो लूट के खा रहे हैं, तो ये छोड़ें
ताकि मुल्क जो है ना ये तरक्की करे, गरीब आदमी उसको भी कोई चांस मिले अच्छी रोटी खाने का, अच्छे घर में रहने का। देखिए गैस नहीं मिलती, अब गरीब कहाँ जाए? लकड़ी जो है वो तकरीबन 800 रुपये 900 रुपये मन हो गई है, गरीब कहाँ से ख़रीदेगा ये लकड़ी? बहुत मुश्किलात पैदा हो। हसन में बड़ी खूबसूरत बात एक जुमला बोला है अंदर कि मिल बैठने का वक्त है। शायद वो जो पूरे हम 70 सालों में सुनते आ रहे हैं नाजुक हालात, तो इस वक्त हम नाजुक हालात में हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी ज़िंदगी मैंने इससे नाजुक हालात नहीं देखे। क्योंकि इस वक्त जहाँ हम दोराहे पे खड़े हैं, या तो हमने बैक जाना है या फिर आगे बहुत गहरा एक कुआँ है। हाजिम साहब, तहसील साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि एक आम आदमी जो कि पहले ख़रीद भी करता था, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन चल रही है और हमारे ऊपर तो इन्फ्लेशन के साथ डिफ़ॉल्ट का जो तलवार लटक रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। आज हमने बात की, मेरे ख्याल मियां शबाशिर ने भी कहा है इकट्ठे बैठ जाएं। अब मेरे ख्याल में सबको देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर तो कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर अब नहीं बैठेंगे हम सब मिलकर, और कौम को भी इम्पोज करना चाहिए, हर लीडर को, कि आप एक टेबल पे आएँ, क्योंकि हमें इस वक्त ज़रूरत है एक इत्तेहाद की। वरना मार्केट्स, ताजर, कारोबार, जो सैलाब ज़लज़ला आ जाए, आप लोग सबसे सफ़े बिल्कुल अव्वल में खड़े होते हैं। आज आप लोग कह रहे हैं कि हम खड़े होने की हिम्मत हमारे अंदर भी नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन ताजरान छान की तरफ से सबसे पहले न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ नाइट चैनल को खुशामदीद कहता हूँ, और मैं इसके भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे ताजरों के मसाइल के उजागर करने के लिए जंग तशरीफ़ लाए। महंगाई, पेट्रोल, डीज़ल, GST में इजाफ़ा और पे तो हर पाकिस्तानी बात कर रहा है, अवाम की चीखें निकली हुई हैं। ताजर तो इतना परेशान है कि बता नहीं सकते, कारोबार है नहीं है, अवाम बिल्कुल पिसी पड़ी पे। और मैं खुसूसन आज झंग के ताजरों के हवाले से बात करूँगा कि झंग एक इतना बड़ा ज़िला, पुराना तारीखी ज़िला है, जिसकी हदूद जो कबीरा से शुरू होकर शेखपुरा तक जाती थी, अब महदूद होकर एक छोटे से ज़िले तक महदूद हो गया है। तो इसमें इतने मसाइल हैं हमारे सियासतदानों की नाहलियों की वजह से, कुछ हमारी भी होंगी, और ये हमारे ताजों के अब ये इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं, यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं बाज़ारों में। अब आके जो डॉलर की उड़ान है उसने तो ताजरों को, ख़ासकर हमारी जंग में लोकल जो है पावर इंडस्ट्री है, पावर लूम्स है, वो बिल्कुल बंद पड़ी है, जिसकी वजह से गरीब तबका खाने से महरूम हो रहा है, रोटी से महरूम हो रहा है। हम कारोबारी लोग इतने परेशान हैं, देहात से जितने लोग हैं वो ख़रीदारी नहीं कर सकते, और जंग आते हैं देख के बाज़ार खाली पड़े हैं, आप देखेंगे तो मैं इस तरह तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल की वसादत से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी। कुछ हमारे सीवरेज के मसाइल हैं, इंक्रोच भी, इस पर भी ज़रा तवज्जो दी जाए। तो हमारा पानी जो इतना गंदा हो रहा है, जिससे हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो जन्म ले रही हैं, ताकि हम अपनी आने वाली नस्ल को उससे बचा सकें। बाकी जो आपने बात की कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे। अगर इकट्ठे होते तो ये हमें हालात ना देखने पड़ते। तो मेरी फिर भी तमाम सियासतदानों से गुजारिश है, इल्तिमास है, खुदारा आप इकट्ठे हों, मुल्क के लिए सोचें, अपनी आवाम के लिए सोचें, अपने पेट और अपने कारोबार को ना देखें। जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं वो अपने बिजनेस उनके बाहर चल रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जो भी आता है लूट के चला जाता है। हम हमारे पाकिस्तानी अवाम को देखें, इनके लिए खुदारा कुछ करें। हाजी साहब, एक आपने अंदर जिक्र किया, मेरे ख्याल में मिल बैठने की जब बात हुई, मुझे एक ऑफिसर थे जंग में तैनात, एक सिटिंग थी, तो उन्होंने एक चीज़ पूछी। मैंने कहा जंग कैसा चल रहा है? उनका ये यार तारीखी शहर है, आपकी बात को आगे लेके चल रहा हूँ। उनका मुझे डर है ये तहसील न बन जाए जिस हालात से इनके सियासतदान काम कर रहे हैं। ये एक दूसरे का काम रोकने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश नहीं कर रहे होते। ऐसे ही है कि मैं इसकी मिसाल इस तरह वजाहत करता हूँ आपकी बात का, कि कुछ अर्सा पहले झंग को कॉरपोरेशन का नोटिफिकेशन हुआ, कुछ सियासतदानों ने उसके बड़े ऐलान किया, फ्लैक्सें लगवाई, बहुत बुलंद दावे किए, लेकिन चंद दिन के बाद ही वो नोटिफिकेशन वापस हो गया। हमें बड़ी खुशी हुई थी ताजों के डेवलपमेंट होगी, डिवीजन एक बहुत बड़ा नाम होता है, रोज़गार मिलेगा, लेकिन रोज़गार क्या मिलना था, वो नोटिफिकेशन ही वापस हो गया। इसी वजह से कि फ़लाँ MP ने करवाया तो फ़लाँ ने क्यों नहीं करवाया, और लिहाजा इसका क्रेडिट फ़लाँ ले जाएगा इसको, ताकि वो भी क्रेडिट ना ले, उसको ख़त्म करवा दिया गया। ये हमारी बदकिस्मती। हमारे शुरू से हमें कोई अच्छा था सियासतदान, कोई MP MNA कोई एक दो भी मिल जाते तो हमारी जंग की ये हालत ना होती। माजिद मौजूद है, पावर लूम के दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब भी झंग की बात, फैसलाबाद के पावर लूम्स की बात करते हैं तो झंग नुमाया एक बहुत बड़ा सेक्टर आता है, क्योंकि हम बात करते हैं फैसलाबाद गुलामाबाद सेक्टर है, झंग रोड सेक्टर है, तो साथ ही एक झंग पावर लूम सेक्टर है। पावर लूम्स नहीं चलेंगी तो ये तो कॉटेज इंडस्ट्री थी, और SME ही है जो पूरी दुनिया जानती है कि 80% लेबर को कैटर करती है।
बहुत शुक्रिया जी आपके चैनल का कि आप हमारे पास जंग में तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल सुनने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। जो ताजर बरादरी इस वक्त है, लूमों की बरादरी इस वक्त जितने भी हमारे जंग सिटी में हमारे बहुत ज़्यादा लूमें लगी हुई हैं। सबसे बड़ा मसला तो है वापडा का, बिजली नहीं आ रही। यकीन करें सारा दिन बगैर बताए लोड शेडिंग और सारा दिन पावर लूम बंद। हम लोग किधर जाएंगे? हम कैसे लेबर को रख सकते हैं? 60 रुपये से जायद का यूनिट जो पड़ रहा है वो तो अजाब है सर। यूनिट भी महंगा पड़ रहा है और बापडा बिजली आ भी नहीं रही। तो लेबर को हम जब फारग करते हैं हमें भी तकलीफ़ होती है कि जो 10,000 12,000 वाला तबका, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे अपना घर चलाएगा। मुझे बिल्कुल ये बात अब समझ से बाहर हो गई है, लेकिन हुकूमत को इस बात का इल्म ही नहीं है कि इस वक्त हमारी यंग जनरेशन जो हमारे पास काम कर रहे हैं, जब वो ही फारग हो जाते हैं तो आगे वाले लोग कैसे? जिनको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि नौजवान आए वो कारोबार चलाए। 9 लाख लोग तो बाहर चले गए हैं, यहाँ रहना किसने है? और यहाँ का किसने रहना है? यही मसले हैं कि हमारे जो नौजवान तबका इस वक्त फारग हो चुका है। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में छोटी छोटी वारदातें इसी वजह से बढ़ गई हैं। कहाँ से खाएंगे लोग? ये हुकूमतों को चाहिए कि अपनी आवाम का सोचें कि यार ये छोटा तबका जो है वो कैसे अपना गुजारा करेगा। ये अगर गुजारा नहीं करेगा तो वो कहाँ जाएगा? कुछ तो ऐसी वो हरकत करेगा ना जिससे वो हमारे मुल्क का भी नाम बदनाम होगा। इनकी बात बड़ी प्यारी है। फैसलाबाद के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि पहले ये होता था कि मुकाबले पे इंडस्ट्री लगाई जाती थी। आज हमारे बच्चे कहते हैं इस इंडस्ट्री को बेचें। यहाँ कोई मार्केट काट देते हैं, यहाँ कोई प्लॉट काट देते हैं, यहाँ कॉलोनी काट देते हैं। ये बड़ी इंडस्ट्री LSM की बात करो, ये SME के तो हाल है वो अपने मुँह से सुना भी रहे हैं। फिर आप आगे जी। अस्सलाम वालेकुम। ताजर हैं आप भी? अब अच्छा, मेंटेनेंस का हम किस हद तक कारोबार मुताबिक हो? ताजर ही हैं फिर भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। हमारी जो चीज़ें आ रही हैं पीछे से डॉलर से आती है, ट्रेड होती है, तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इतना ज़्यादा कम हुआ, परेशान हुए हैं। जिस लोग पहले कुछ पैसे हमने जब पढ़ाए हैं वो लोग हमारे से सवाल करते हैं यार ये क्या हुआ है। हम लोग कहते हैं यार डॉलर बढ़ने की वजह से, महंगाई की वजह से ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। अच्छा, वैसे आप इसका मेंटेनेंस का काम करते हैं, मेरे ख्याल में लोगों में नई खरीदने की सक्कत ही नहीं रही। वो चाहते हैं पुरानी को किसी ना किसी तरह भी टांका लग जाए, गुजारा होता रहे। क्योंकि हम देखें अगर सड़कों के ऊपर नई जूतियों वाली दुकानों पर रश नहीं है, लेकिन मोची के पास रश आ गया, लोग पुरानी ठीक करवा रहे हैं, नई की हिम्मत खत्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इसी हमारे इसी फ्रिज हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं और उन्होंने इनको रिपेयरिंग की तरफ कह रहे हैं। लोग कहते हैं यार कैसे भी है ना, थोड़े से पैसों में गुजारा हो जाए। हम लोग जब कहते हैं उनको बहुत बड़ा बिल बताते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें छोटे से बिल में कर दो यार, हम हमारी गुंजाइश नहीं है, नहीं तो उसको वो ऐसे फारग कर दो। वो फारग करते हैं, चीज़ें फारग हो जाती हैं, उनकी परेशानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी ताजर? वैसे आप रिहायशी हैं? अच्छा, वैसे आम आदमी, आप थोड़ा सा इधर आ जाएँ, रिहायशी के तौर पे बता दें मतलब क्या लोगों को सक्कत कितनी मुतासिर हो रही है? बहुत ज़्यादा तो आओ चुके इस टाइम तो कारोबार परेशानी में जा रहे हैं। इस टाइम हालात जो है ना, कारोबार सब फार बैठ सुबह आते हैं, रात को चले जाते हैं। कुछ जेब में होता नहीं है। मजदूर आदमी हम कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं मुश्किल से 500-600 रुपये, तो कभी कमाते भी नहीं हम। और अगर आप 500-600 कमाते हैं, 670 का तो थैला है। गुजारे भी नहीं। हाँ, हमारा तो गुजारे भी नहीं है हम तो। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ। कहाँ? लंडे का काम। अच्छा, लंडे का काम कर। कितना गाहकी आपके पास है? दूसरी दुकानों पे कितनी कम हो गई है? बहुत कम हो गया, पहले से बहुत कम है। और कितने का एक पीस होगा? ज़्यादा तो नहीं है, 50-100। यानी कि लोग 50-100 भी खरीदने के लायक नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल मुश्किल। अच्छा, ये देखें, ये बिस्मिल्लाह ही नहीं हो रही है। आप देखें 12 से 1 बजे का टाइम है, बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई है। यानी कि कोई एक गाहक भी दुकानों में, मार्केट में नहीं आया है कि वो बिस्मिल्लाह करा दे। कहाँ से ये हम करेंगे? जो वर्कर हमारे पास खड़े हैं उनको सैलरियाँ कहाँ से देंगे? दुकानें बंद हो रही हैं। हमारा जो मसरूफ़ तरीन शहर का जो मेन बाज़ार है, रेल बाज़ार या दजी रोड, यहाँ पर इस वक्त बहुत सारी दुकानें खाली हो चुकी हैं कि वो किराया भी पे नहीं कर पा रहे। जब किराया पे नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है मालकान को दुकानें खाली करने पे मजबूर हो गए और बेरोज़गारी बढ़ रही है। बेरोज़गारी बढ़ी और इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ेगी लोगों के पास खरीद। मेरे ख्याल में पीछे आप देख भी रहे हैं कि दुकानदार, वैसे जब भी किसी भी मार्केट में जाएँ तो दुकानदार इतना बिजी होता है कि हमें टाइम नहीं दे रहा होता है। लेकिन आजकल मैं जिस मार्केट में जाता हूँ दुकानदार आ जाते हैं चल के कि भाई हम फ्री बैठे हैं, चलें आपसे इंटरव्यू कर लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं, अपने दुखड़े बयान कर लेते हैं। दुखड़े बयान करने के लिए लोग बैठे हैं, इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। कौन इलेक्शन लड़ने के लिए आएगा? लोगों को इनको वोट कौन देगा? क्योंकि इस वक्त कोई किसी की सुनी। मेरे ख्याल में बेहतरीन मशवरा है मिल बैठे ताकि अवाम एटलीस्ट आप पे ये तसल्ली कर ले कि आप लोग इस पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। लेकिन अगर आप एक टेबल पे बैठने के लिए कोई भी राज़ी ना हुआ तो लोग आपके मुखालिफ होंगे और आपको अपने दरवाज़ों से वापस नहीं भेजेंगे बल्कि आपके दरवाज़ों तक पहुँचेंगे। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आगाज़ करें तो इस वक्त अनारकली झंग के अंदर मौजूद हैं। अब मैंने पहले जिक्र किया प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही कि फैसलाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ बाज़ारों गलियों में जाते हैं। इस वक्त इन्फ्लेशन मौशी मुश्किलात में जो है इस वक्त जीना किया हुआ, ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास और मिडॉकर तबके के साथ साथ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उनके ऊपर शदीद, और ख़ास तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर बड़े असरात मुरतब हुए हैं। उसके असरात जब ये कैश फ्लो रुकता है तो उसके असरात डायरेक्टली ताजरों के ऊपर पड़ते हैं। शेख खुर्रमशद साहब मौजूद हैं जो कि सदर भी हैं, उनके साथ ताजर हैं सारी मार्केट के। वैसे ये थोड़ा सा मजाक होगा लेकिन अमूमन दुकान पे हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, तो ये टाइम नहीं देते लोग, लेकिन इस हद तक हालात हैं कि ग्राहकों की तादाद उस हद तक कम हुई है कि लोगों के पास टाइम इतना वाफरा है कि दुकानदार भी देख रहे हैं कि अपने दुखड़े फरोल सके। शेख साहब आपसे आगाज़ करते हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है? फ़ी मीटर कपड़ा कहाँ तक चले गया है? ब्रांड्स अब तो इतने महंगे महंगे हो गए कि उनके भी हम देखो सारा साल सेल ही लगी रहती है कि वो ख़रीदार आए, वो ख़रीदे। कैश फ्लो भी रुका हुआ है, ऊपर से डॉलर की कैपिंग की वजह से बहुत सारा रुका था, डी कैपिंग से फिर भी मामला तय नहीं हो रहे। सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरी जंग की ताजर बिरादरी इस वक्त परेशान है। रेट जो हैं वो तकरीबन डबल हो चुके हैं। अभी गर्मी का सीज़न है लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ गर्मी का सीज़न, तो उसकी पोजीशन ये है कि एक एक मीटर के ऊपर एक हफ्ते में हमारे 30 रुपए जो है ना रेट बढ़ चुका है। तो महंगाई की वजह से सारे ताजर परेशान हैं। दुकानदार सुबह आते हैं, रात को ऐसे ही वापस चले जाते हैं, और काफ़ी दुकानदार जो है ना उनकी सेल ही नहीं होती, और इसी वजह से वो किराया भी नहीं अदा कर सकते जो ना, ये जो पोजीशन है इस वक्त मार्केटों की। और काफ़ी दुकानदार तो ऐसे हुए हैं कि लोगों के लाखों रुपए लेके वो भाग गए हैं। ये पोजीशन है इस वक्त कारोबार की, और हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से, क्योंकि रेट इतने डबल हो गए हैं कि कस्टमर जो दुकान पे आता है उसको समझ नहीं आती। वो पिछले ज़हन के ऊपर होता है कि मैं 1000 रुपये का सूट ले गया था, अब वही सूट 2000 रुपये का हो गया है। तो इस वजह से कस्टमर को भी समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है, और दुकानदार भी बेचारा परेशान है, दिन ब दिन वो परेशान होता जा रहा है इसी महंगाई की वजह से। और लगता है कि दुकानदार, आपने बात बिल्कुल सही की, यहाँ इस वक्त अगर हालात को आकर देखें तो दुकानदारों के पास किराया भी उन्होंने देना। यहाँ ज़्यादातर लोग किराए पे हैं या अपनी दुकानें चला रहे हैं? ज़्यादातर इस वक्त जो दुकानदार हैं तकरीबन 99% किराएदार हैं, और उनका किराया नहीं निकल रहा। कितना किराया? किसी का लाख रुपए किराया, किसी का 80,000, किसी का 70,000 किराया है। तो किराया दुकानदारों को इस वक्त बिल्कुल नहीं निकल रहा। लोग अपनी मूड़ियाँ खाने पे लगे हुए हैं और लोगों के पैसे खा रहे हैं। ज़ाहिरी बात है जब कारोबार नहीं होगा तो उन्होंने खाना तो है ही सही, चाहे जिस तरीके से खाएं। आप देख लें डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल देख लें कहाँ से कहाँ चला गया, चीनी घी देख लें जो हर आदमी की ज़रूरत है, चीनी घी हर चीज़ जो फल फ्रूट है, किन्नू जो है वो एक 500 रुपये दर्जन पे चला गया है। हरियाणा की बात देखें ना तो गरीब आदमी क्या खाए, गरीब आदमी क्या करे गरीब आदमी। सस्ता प्रोटीन भी महंगा हो रहा है, ब्रॉयलर मुर्गी भी 600 पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुकानदार हैं या मैं यही सर। अच्छा दुकानदार हैं। आप रुके, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आज के हालात के बारे? पूरा रास्ता दे दो भाईजान, बहुत महंगाई है, लोग बहुत परेशान है। आप खुद देख रहे हैं, आटा कितने में 170 रुपये का भी आटा हो गया। गया सामान जो कनेक्ट से सब चीज़ महंगा कर दिया। सोना हमको नहीं चाहिए, माना ओरिजिनल मकान बने मकान सोना मांगो, हम क्या कनेक्ट से सस्ता हुआ है, सब परेशान भी। बिल्कुल, इनका एक बड़ा वैसे ये बड़ा छोटा सा एक अच्छा मुतालबा था कि सोना महंगा एक आम आदमी नहीं खरीदना जिसको ज़रूरत हो सकती है, लेकिन खाने की चीज़ें, एक आटा जो 170 का चल गया। एक दोस्त यहाँ जब मैं पहले इंटरव्यू कर रहा था उनसे, मजदूर थे, उनसे पूछा कितनी दिहाड़ी लगती है, जो ये दुकानों पे काम करने वाले दूसरे एक ताजर है, 7 वर्कर्स हैं, तो उनका कहना दिहाड़ी 600 है, और 670 का थैला है, तो घर कौन क्या लेके जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप इस वाले से कुछ कहेंगे? दुकान में आप जब दुकानदार हैं तो आपके पास जब ग्राहक आता है वो अपने दुखड़े भी बोलता होगा। अगर आप कहते हो 100 ऊपर चले गया तो वो आगे अपनी भड़ास निकाल के जाता होगा, क्योंकि उनके लिए कसूरवार आप हैं, आपके लिए पीछे वाला है, हर एक के लिए वो है जिससे वो खरीद रहा है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महंगाई बहुत ज़्यादा डबल हो गई है और ख़रीदार भी बहुत कम है। आप खुद देख सकते हैं बाज़ार बिल्कुल खाली है। ज़ोहर का टाइम होने वाला है, बाज़ार के हालात आपके सामने, तो बस हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। हाँ, इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लग रहा है कि इस मौशी हालात के अंदर जिस हद तक ये गोमगो सिचुएशन है, गाहक भी आता है जो पहले 2 कपड़े और ख़वातीन ले रही थी वो 1 पे आ गई हैं, या यहाँ कट पीस के काम ज़्यादा चल पड़े हैं। छोटा ताजर जो है या छोटी चीज़ ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है एज़ कम्पेयर टू कुछ ज़्यादा महंगी, क्योंकि हम फैसलाबाद से अगर देखें तो रोज़ की बुनियाद के ऊपर हर रोज़ 4 से 5 रुपये फ़ी किलो पॉलिएस्टर या फाइबर महंगा हो रहा है, उसके असरात तो मुरतब होंगे।
बिल्कुल सर, महंगाई इतनी हो गई है, लोग इतने परेशान हैं, वो खाएं कहाँ से, बिजली का बिल कहाँ से दें। आप यकीन करें किसी के घर जाएं, अगर वो 3-4 अफराद है ना, वो घर में वो कोई बंदा बीमार है, वो दवाई तक नहीं ले सकते। यकीन करें, लोग ऊपर से परेशानी ये है कि बिजली के रेट बढ़ा दिए, गैस के रेट बढ़ा दिए, और वो इनकम बिल्कुल कम है। तो हुकूमत को चाहिए कि गरीब जो है ना लोग, उनको रिलीफ दें। ऐसा यहाँ एक दोस्त हैं और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर जी, मेरी सुनारे की दुकान है, सोने का काम बिल्कुल ठप हो गया है, सुबह से शाम तक एक घाक भी नहीं आता। मैं चाह रहा था कोई सुनियारा मुझे मैं सवाल करना चाहता हूँ, इतना सोना नहीं है जितना लोग खरीद चुके हैं, खरीद चुके नहीं चली जा रही नहीं, मगर अब तो खरीदार भी नहीं है बिल्कुल भी। बेसिकली जिसने अपनी शादी ब्याह पे बेटी को लेके देना है वो तो नहीं खरीद रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे। हाँ, वो स्टॉक ये खरीद रहे हैं, मगर ये जेवर जो गरीब आदमी बेचारा जो मिडिल क्लास है वो तो बेचारा दबके रह गया, उसने तो खरीदना कोई नहीं ना। सुबह से शाम 8-9-10 महीने पहले का 60-70 रुपए बिकता था, अब 2,06,000 या 5,000 रुपए रेट है आज का। तो किसने गरीब ने खरीदना है? गरीब तो मर गया ना, मिडिल क्लास भी मर गया, जिनकी लाखों रुपए की रेट नहीं दे रहा, पता नहीं है कि कल जो करोड़ों रुपए रोज कमा रहे हैं वो आते होंगे लेने के लिए, मगर जो बेचारा मिडिल क्लास है, गरीब आदमी, उन्हें तो लेना ही कोई नहीं। भूल जाओ इस चीज़ को, बहुत बुरे हालात है। सुबह से शाम तक वेले बैठे रहते हैं, कोई घाक नहीं आता, और किराया 80-80 हज़ार रुपये, 75-75 हज़ार रुपये किराया है, कहीं नहीं निकलता किराया। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी कौन सी दुकान है? जी, फूड पॉइंट हमारा। अच्छा, फूड पॉइंट है। आप को इफेक्ट आपके ऊपर भी आया है? फल भी महंगे वैसे हैं बहुत, हर चीज़ महंगाई है, घी महंगा है, और दाल महंगी है, फ्रूट महंगा है, हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ सस्ती है? बोतल जो 40 रुपए की थी वो 50 की हो गई है, क्या करें? कस्टमर बोलता है, बैठते ही नहीं है, कस्टमर आते नहीं है, कारोबार ही नहीं। मैं पहले दोस्त से कहा कि कस्टमर के लिए आप गुनाहगार हैं, उस समय तक जो कर रहा है शर्मिंदा होते हैं कस्टमर के लिए, और हम कस्टमर के आगे हम शर्मिंदा होते हैं। दुकानदार कितनी मरतबा कहा है बाजी, हम खुद शर्मिंदा होते हैं। रेट क्या करें, पीछे से बड़े हुए हैं, हम खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बड़े उस हद तक गहमा गहमी या जो रौनकें नजर आती है वो भी नहीं आ रही। अब 12 बज रहे हैं तकरीबन, देख लो बाजार में कुछ भी नहीं है, और माशाल्लाह 70-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये किराया है, और शाम के टाइम ऐसे चल जाते हैं। ऐसे दुकानदार हैं जो बिस्मिल्लाह नहीं करते भाईजान। क्या हुकूमत से हम मुतालबा क्या करेंगे? मतलब कि इधर से एक वो पीएम साहब अब दरख्वास्त करें, सारे बैठें। मेरे ख्याल में देर तो हो गई है काफ़ी, लेकिन अगर बैठने की दावत दे ही दी गई है, मैं ख्याल सबको बैठ जाना चाहिए, सोच लें, या चले जाए, अपने चक्रों में लगे हुए हैं, सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, या सर चले या सारे चले जाएं, फिर मिलकर बैठना चाहिए। बिल्कुल बैठना चाहिए, आवाम के बारे में सोचना चाहिए, मिल बैठ के अच्छा फैसला करें आवाम के बारे में। बाजार बिल्कुल खाली पड़ा है, दुकानदार देखें, बेचारे देखें, खाली बैठे हैं। तो मुझे ये अभी खतरा नजर आ रहा है कि आप जो आपका फूड पॉइंट है, अभी 1.5 माह बाद रमज़ान आ रहा है, जी, तो जी। असल तो हमें तब ज़्यादा अफेक्ट होगा कि हर रोज़ेदार ने रोज़ा रखना है, तो ये तो महंगाई बिल्कुल पीछे रह गई, क्योंकि उसमें एकदम से 10% महंगाई और बढ़ती है। इसमें थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा, मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी की लहर है, वो भी तो इमरान खान साहब को ये चाहिए कि मिल के बैठें और इस मामले का हल निकालें। जिस तरह आपने देखा पिछले दिनों ये पेशावर में जो वाक़या हुआ, हमारे पुलिस के जवान जो हैं 100 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, ठीक है ना जी। तो उसमें इनको चाहिए तमाम जो स्टेक होल्डर हैं मिल के बैठें, इस चीज़ का हल निकालें और आवाम के लिए जो है ना को अच्छा रास्ता निकालें। आवाम पिस रही है इसमें, ये तमाम सियासतदान, चाहे वो नून लीग वाले हैं, चाहे वो पीटीआई वाले हैं, चाहे जो भी जमात वाले हैं, वो सिर्फ अपना अपना जो तमाशा लगाने पे लगे हुए हैं। खुद अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, खुद अरबोपति होते जा रहे हैं। हमने दोनों तरफ से ना आवाम का किसी ने नहीं सोचा, सब सिर्फ अपने लिए हैं बस। खुद अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, आवाम गरीब तर होती जा रही है। अच्छा, मैंने यहाँ एक दिन प्रोग्राम में अपने फैसलाबाद के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था कि एक महंगाई आ जाए ना तो लोगों का रोज़गार हो, लोग अफेक्ट नहीं होते, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक महंगाई आई, फिर उसके साथ दूसरी सबसे बड़ी आफत ये आई कि साथ बेरोज़गारी आई, और तीसरी आफत जो कि सबसे ख़तरनाक है वो है अमन की लहर जो कि डिस्टर्ब हो रही है, जो कि इन्होंने जिक्र किया। जब लोग गैर महफूज समझेंगे और लोग शहरों की मार्केट्स का रुख नहीं करें, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान में वाक़यात होकर देखा, और फिर से धमकियाँ आती हैं कि एक एक महीने में या एक एक दिन में पाकिस्तान में एक एक धमाका होगा, तो खुदा ना खासा मेरे मुँह में खाक हो कि मैं ऐसी लफ्ज़ भी ना बोलना चाहूँ कि मेरा कोई भी भाई जो है डिस्टर्ब हो, ताजर जो है परेशान हो। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे चलते हैं। कुछ ताजर हमारे साथ मजीद मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, दुकानों पर किस हद तक है, मतलब अगर मैं देखूंगा आपके पास होलसेल कुछ सस्ती प्राइसेस के ऊपर चीज़ें दस्तयाब हैं, तो अमूमन लोग इन दुकानों का ज़्यादा रुख करें ताकि कुछ ज़्यादा इज्तिमाई तौर पर मिल सके। जी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पहले जो सी ना महंगाई कम थी, ठीक है, तो जो सा कस्टमर था वो ज़्यादा था। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जिसने 2 चीज़ें लेनी है वो 1 चीज़ ले रहा है, जिसने 4 चीज़ें लेनी है वो 2 चीज़ें ले रहा है। यानी कि सब्सिडाइज चीज़ें या सस्ती चीज़ें जो वो भी सस्ती चीज़ें जो सी महंगी हो गई हैं। जो चीज़ पहले जितने की आ रही थी
तो अब महंगाई जो सी है ना अब डबल हो गई है। सस्ती वाली अब बात ख़त्म हो गई है। जो चीज़ पहले हम 200 की सेल कर रहे थे, अब वो चीज़ 220 रुपये की हमें पीछे से आ रही है। अब 220 की हमें आ रही है, ज़ाहिर बात है 10-20 का हमारा मार्जिन होता है, 250 की हम सेल करेंगे। कस्टमर भी इस वजह से परेशान है। कस्टमर भी इस वजह से परेशान है, इनके पास ज़्यादातर कुछ चीज़ें, कुछ इंपोर्टेड भी मटेरियल अंदर होंगे, तो उसका भी इफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम थोड़ा सा इधर आ जाए। आपकी कौन सी दुकान है? मेरे हिसाब से स्टॉल लगे हैं। अच्छा, तो किस मतलब ये छोटे छोटे स्टॉल, मैं इसलिए आया हूँ, छोटे छोटे स्टॉलों पर लोग रुख कर लेते थे कि आपसे कुछ सस्ता, तो कितने मीटर कपड़ा आपको मिल रहा है? नहीं, मेरा है शालों का काम। अच्छा, शालों का। जो शाल है ना, जो पहले मिलती थी 600 रुपये की, 750 रुपये की परचेज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो कस्टमर है वो पुराने रेट पे ही है, वो रेट नहीं बढ़ा रहे। इस वजह से जो कारोबार उल्टा हिसाब हो गया, महंगाई बढ़ गई और जो है ना ख़रीदारी बिल्कुल कस्टमर बिल्कुल कम हो गया, ना होने के बराबर। इस वजह से ना कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं। अब जो है ना, पहले कोई सेल इकट्ठी करके हम माल लेके आते थे, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो निकलता ही नहीं है। वो निकलता नहीं। अच्छा, एक और अजब काम हुआ है कि अमूमन हमने सारे फैसलाबाद में या झंग के भी अभी जो बात की, हर तरफ पूरे पाकिस्तान में एक नया सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि पहले लोग आपको, फॉर एग्जाम्पल ये दुकान जहाँ मौजूद है, एक कंटेनर देते थे या आधा कंटेनर की आप पेमेंट करें, बाकी के आप बाद में करें। अब लोग पेमेंट 100% से भी ऊपर ले रहे हैं, यानी कि आप 50% भी मज़ीद एडवांस देंगे 100% के बाद तो आपको, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ब्राइडल के ऊपर भी बात की कि जो दुकानदार जी, अब महंगाई इस कदर हो चुकी है कि हम नगद पैसे लेके जा रहे हैं कि माल जो सा ना वो डबल कीमत पे हमें मिल रहा है। पहले हमारी पोजीशन ये थी कि हम माल जो सा 10 दिनों के लिए या 15 दिनों के लिए या 1 माह के लिए हमें उधार मिल जाता था। अब महंगाई की ये पोजीशन हो चुकी है कि नगद पैसे लेके जा रहे हैं और माल जो सा ना डबल कीमत पे मिल रहा है। ये महंगाई की आप देख लें, ये पोजीशन है महंगाई। ये सबसे बड़ा अलमिया, क्योंकि इसका मैंने खुद फील किया और चीज़ों लोगों से इंटरव्यू जब भी किए तो चीज़ मुझे एग्जामिन हुई है कि पहले ये होता था अमूमन दुकानों पर रिजेक्टेड माल जब कोई नहीं बिकना, जब डैमेज हो जाना वापस हो जाना। अब कोई डैमेज नहीं, जो आपने ले लिया वो आपका है। तो इससे ज़्यादा ताजर जो है परेशान हो रहा है, क्योंकि जो सेविंग मार्जिन था वो कम से कमतर हुआ है और ताजर एज़ कम्पेयर टू कारोबार वसी करने के, क्लोज़ करने की तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल झंग के अंदर मौजूद हैं। जब बात करें ताजरों की, महंगाई की, आम आदमी की, तो उसके लिए वसाइल की बात भी बहुत ज़रूरी है। और झंग जो एक नाम रखता है, तारीख़ी शहर है, इसके जब सहूलियत नापैद का जिक्र होगा तो आवाज़ तो हम उठाएँगे। हमारे साथ जो PMA हैं उनके प्रेसिडेंट मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, सीनियर मेंबर डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कैसे देख रहे हैं इस वक्त सहूलियत किस हद तक आम आदमी को मिल रही है? क्योंकि जब आम आदमी पिसा होता है महंगाई के चक्करों में तो उसके पास शायद एक हल होता है कि उसे सहूलियात ही मिल जाएँ, लेकिन अब जब हम झंग हॉस्पिटल की बात करते हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, शॉर्टेज है, स्टाफ की शॉर्टेज है, सहूलियात की शॉर्टेज है, तो लोग ये देख रहे होते हैं कि एटलीस्ट हमें डोर स्टेप के ऊपर सेहत ही मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा जो मुआशरे के जो अहम मसाइल है उसके ऊपर बात भी की है और हमें भी ऑन बोर्ड लिया है जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बता दूँ। जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं इस टाइम, ये DH हॉस्पिटल झंग, ये 1970 में बना था। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें उस टाइम झंग की आबादी कितनी होगी और आज कितनी है। और अभी भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट हुई है, थोड़ा सा उसको हमने बढ़ाया है, लेकिन जिस मिकदार में आबादी बढ़ी है, जिस तनासब के साथ, उस हिसाब से ज़ाहिर हेल्थ फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्रोमाइज़ है। और लेकिन जो भी हमारे पास मौजूदा वसाइल हैं उसकी हम मैक्सिमम जो है ना फैसिलिटीज़ वो देने की हम भरपूर दिन रात हमारे कुलीग कोशिश कर रहे होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट हमारी चल रही होती है, इवनिंग शिफ्ट चल रही होती है, नाइट शिफ्ट चल रही होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और बल्कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के भी कैचमेंट एरिया है हमारे जंग के अंदर, क्योंकि बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट आपको पता है 1859 से ये जंग डिस्ट्रिक्ट बना। तो उसके बाद ये लेकिन एमरजेंसी भी हमारी वो उसी तरह उसको थोड़ा सा हमने बढ़ाया है। ट्रामा सेंटर उसके बाद नया बना है हमारा। फिर एक मनसूबा हमारा गुलाम नबी ब्लॉक पिछले तकरीबन 20 ईयर से वो उसको इनिशिएट किया गया, लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से वो हम अभी तक फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें लैकिंग है।
फिर मेडिसिन की हमें लैकिंग है, HR की हमें लैकिंग है। लेकिन जो भी हम मौजूद हैं, ड्यूटी पे मौजूद होते हैं और अपनी पूरी सर्विसेज, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और अपनी पूरी मेहनत के साथ कोशिश करते हैं कि अपनी आवाम को हम जो भी बीमार लोग हैं उनको बेहतर से बेहतर हम शफा अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है और हम अपनी बेस्ट एफर्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की जब सेहत की, तो डेफिनेटली डॉक्टर साहिबान तो होते हैं मसीह हैं, आपका काम है, आप पर ड्यूटी दे रहे होते हैं, लेकिन सहूलियत होंगी तो आप प्रोवाइड कर सकेंगे। अदरवाइज फिर लोग ये कहते होते हैं कि डॉक्टर साहिबान जो है ना महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। मार्केट में भी अद्वियात शॉर्ट हैं क्योंकि दरामदी पाबंदियाँ हैं, जिस बिना के ऊपर अद्वियात सरकारी अस्पतालों को देने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स भी इस वक्त परेशान हैं। तो इसके ऊपर कितना का आप समझते हैं कि इश्यूज़ आ रहे हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास ही उन्होंने आना है कि वो ये दवाई लिख दे और हम जाके ले लें, लेकिन वो मिलेगी नहीं तो फिर ज़्यादा मसले होंगे। देखें, ये बड़ा अच्छा आपने नुक्ता उठाया है। अब पिछले दिनों जिस तरह के हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं और पिछले अरसे से चल रहे हैं, जिस तरह बाकी सारे सेक्टर्स वो अनफॉर्चुनेटली वो बैठ गए हैं, तो इसी तरह हेल्थ सेक्टर जो कि ज़ाहिर है मेडिसिन कुछ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं हमारे मुल्क में, कुछ बाहर से हमें मंगवानी पड़ती हैं, तो वो सारा वो हमारा जो है ना वो सिस्टम सारे का सारा डिस्टर्ब हो गया। तो इस वजह से अब हम जो अवेलेबल दवाइयाँ होती हैं वो तो कई दफ़ा ऐसा है कि पेशेंट को एक डिजीज़ है, वो हमारे पास दवाई अवेलेबल नहीं है और वो महंगी भी है, वो मजबूरी है। हमने देखे हमने मरीज़ की सेहत का भी ख्याल करना है और जो अवेलेबल हमारे पास दवाई है उस हिसाब से हमने उसको मेडिसिन बाहर से मंगवानी पड़ती है और बाद बाहर से भी नहीं मिलती। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है, हर बीमारी की दवाई हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो हमारे पास मौजूद है उसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उनको फैसिलिटेट वो मैक्सिमम प्रोवाइड की, जैसे कि बाकी ये क्योंकि डॉक्टर्स हैं, सरकार ने जो देनी है ये उन्होंने प्रोवाइड करनी है आगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, आप एक डॉक्टर होने के नाते कैसे देखते हैं कि वो सेहत की तमाम सहूलियात, क्योंकि मैं एक नारा हमेशा सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे, कोई भी सियासतदान आए वो ना तो डॉक्टर्स का ताल्लुक होता ना हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन एक जुमला बोला जाता है तालीम और सेहत तरजीह है। लेकिन तालीम और सेहत के साथ ही घिनौना मजाक हमने हमेशा देखा है। बिल्डिंग को शायद वो एक टाइलें लगा के खूबसूरत बना दिया गया, लेकिन जब अंदर जाएंगे डॉक्टर्स के लिए, मरीज़ों के लिए जो सहूलियात हैं वो इस हद तक होंगी तो यकीनन तौर पर डॉक्टर्स परेशान होते हैं, यार हमारे पास जो आने वाला मरीज़ है वापस जा रहा है, दिल बड़ा दुख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत अच्छा आपने अहम नुक्ता उठाया है। सेहत की सहूलत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसमें हस्पताल के अंदर बड़ी हद तक कोशिश की गई है, पिछले अदवार में भी, हुकूमत के मुख्तलिफ अदवार में भी, कि अदविया फ़राहम की जाएँ और गुरबा को और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ख़ास तौर पे, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अस्पताल हैं, इनका यहाँ पे काम है कि जो भी आवाम यहाँ पे आ रही है उसको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। उसमें यह है कि कुछ हुकूमत की तरफ से इक़दाम ऐसे किए गए हैं जिसमें अहम दवाइयाँ, जिसमें इंसुलिन शामिल है, जो कि शुगर के मरीज़ हैं काफ़ी हद तक इस्तेमाल करते हैं और आजकल हमारी काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इस मर्ज़ का शिकार है। तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि तात्तुल बिला तात्तुल इसकी फराहमी की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, उनको भी हम कोशिश ये करते हैं कि इसका जो है ना हम इसको देखें। जहाँ तक बात है कि ऑपरेशन की कुछ अद्वियात ऐसी हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ, तो जो अद्वियात ऑपरेशन की हैं उसमें कुछ हद तक मरीज़ों को कोशिश करनी पड़ती है या हम लिख के देते हैं कि आप बाहर से लेके आएँ। तो इसमें हम मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये जो है सारा का सारा जो बोझ है वो आवाम के कंधों पर लाद दिया गया। क्योंकि जब आवाम को लेके देंगे उन्होंने कहना है डॉक्टर साहब अगर ना लगता कोई मेडिकल स्टोर वाले से चक्कर है तो हर चीज़ लिख के वो बाहर ही भेज देते हैं। जी जी, ये माफियाज हर जगह, कार्टेल्स जो हैं हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। शुगर माफिया है, इसी तरह ये अदविया एक हेल्थ इंडस्ट्री है, ये पूरी एक सनत है। और जब भी मुश्किल हालात आते हैं तो माफिया एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही बात। इसी तरह अभी ये रमज़ान आने वाला है, आप ये देख लें कि घी, चीनी, आटा, ये स्टॉक शुरू हो गया है। तो ये सब लोग आखिर डॉक्टर हजरात और ये सब लोग ये कोई जस्टिफिकेशन इस चीज़ का नहीं है, जो चीज़ गलत है उसको गलत करार देना चाहिए। लेकिन उसमें यह है बैरकैफ के बड़ी हद तक कोशिश कर ली हमारी तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी कि हम मुकम्मल तौर पे लोगों को फैसिलिटेट करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, इनकी जो बात है सब थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। ये इनकी बात सही है, कुछ दिन पहले मैंने फैसलाबाद में इसके ऊपर प्रोग्राम किया, लेकिन ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अद्वियात की भी शॉर्टेज के ऊपर जा रहे हैं। उसकी स्टॉकिंग करने वाले एक मिडल मैन होता है, वो कभी चीनी करता है, कभी डॉलर करता है, कभी सोना करता है। जहाँ जहाँ कुछ चीज़ की डिमांड बढ़ती है वहाँ घुस जाता है। पेट्रोल है, वो पेट्रोल स्टॉक करता है, हर चीज़ को वो मुनाफे के अंदर लेके जाता है और जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है आम आदमी बड़ा पिस जाता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा सिटी 51 का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मैं बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन कुछ चीज़ों के ऊपर ना रोशनी डालूँगा।
उसमें यह है कि हमारा चूँकि हेल्थ के वाले से हम बात कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, तो ये एक सेकेंडरी लेवल अस्पताल है। इसमें हमारे पास जो अगर एक टीचिंग सेटअप मिल जाए तो वो एक इटसेल्फ बहुत बड़ा पैकेज होता है। तो उसके साथ जैसे अब पहले बात हो रही थी कि हमारे पास MRI मशीन नहीं है, CT स्कैन मशीन एक है इकलौती, वो बेचारी कभी बीमार होती है, कभी ख़राब हो जाती है। उसके अलावा डिजिटल एक्सरे मशीन एक है, वो कभी ख़राब हो जाती है, कभी मैनुअल पे आ जाते हैं हम। तो जो फैसिलिटीज़ पब्लिक को यहाँ मिलनी चाहिए उसके लिए हमें MRI के लिए मरीज़ को फैसलाबाद भेजना पड़ता है, लाहौर भेजना पड़ता है। तो हमारा हमेशा से मतलब यही कोशिश रही है कि चूँकि 30-32 लाख आबादी का शहर है, आबादी का तनासब बहुत बढ़ चुका है, एक्सीडेंट्स RTAs ज़्यादा हो चुके हैं। तो उस हवाले से ऑर्थोपेडिक सर्जनों में हम डील भी करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरह के जो पेशेंट्स हैं, जो हमने ट्रेनिंग लाहौर में मैंने की है शेख जायद अस्पताल में, तो वो हम सारी सर्जरीज और केसेस यहाँ ऑपरेट करें, और हम करते भी हैं, लेकिन विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज हम कर रहे होते हैं। तो हम हुकूमत वक्त से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ICU के हवाले से यहाँ पे HR की कमी है, तो अगर हमारे बैकअप पे ICU होगा तो हम हर तरह के प्रोसीजर्स और सर्जरी आवाम को डोर स्टेप करने के लिए हाजिर हैं, और हम कर रहे हैं। तो एक तो ICU यहाँ पे डेवलप होना चाहिए, दूसरा मेडिकल कॉलेज जो है उसकी बहुत अच्छा ज़रूरत है। जैसे कि फैसलाबाद में मेडिकल कॉलेज बना, अलाइड हॉस्पिटल बना, तो वहाँ की आबादी को बहुत फ़ायदा मिला उससे। सही। तो इस सारी 30-32 लाख की आबादी को यहाँ से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर का फासला करके तो उधर जाना पड़ता है, या मुल्तान है वो 150 किलोमीटर फासला है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके ऊपर जो है मतलब टीचिंग अस्पताल होना चाहिए, और फिर उसके साथ जो फैसिलिटीज़ हैं, एडवांस जो मशीनरी है वो होनी चाहिए। तो HR की जो कमी है वो पूरी। बहुत शुक्रिया तीनों डॉक्टर साहिबान का। वसीम मौजूद है, मैं इख्तिताम पे आपकी तरफ बढ़ूंगा और आपसे कुछ जुमले चाहूँगा। डॉक्टर साहिबान ने बड़ी डिटेल के अंदर बताया। अच्छा, मेडिकल कॉलेज मेरे ख्याल में अब तो प्राइवेट गली मोहल्लों में बनना शुरू हो गए हैं, और उनको धड़ाधड़ लाइसेंस दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी सतह के ऊपर जहाँ झंग तारीख़ी शहर है, इसका हक़ है और इसको मिलना चाहिए। हम बाज़ारों में भी गए, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, झंग के अंदर तजावज़ात हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, मार्केट कमेटियाँ जो हैं वैसे एक्टिव नज़र नहीं आती। इख्तिताम कैसे करेंगे आप इस सबका? जी बिल्कुल बिलाल भाई, आपने ओवरऑल जंग का विज़िट किया है, ताजिर कम्युनिटी देखी है, इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी और तकरीबन सियासी मामलात भी आपने देखे हैं। अभी आप हॉस्पिटल का विज़िट किया है आपने, तो ओवरऑल ही जंग की जो पॉपुलेशन है वो तमाम तर सियासतदानों से नाराज़ नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर हर पार्टी के जो सियासतदान हैं वो रहे हैं, उन्होंने अच्छे ओहदे भी हासिल किए हैं, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पर उन्होंने कोई काम जो एज इट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बात हो रही है टीचिंग हॉस्पिटल की, तो टीचिंग हॉस्पिटल यहाँ पर ना होने की वजह से आप यकीन करें कि बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो फैसिलिटेट नहीं हो पाते, उनको यहाँ से फैसलाबाद शिफ्ट करना पड़ता है, और माइनर सी इंजरी पर भी उन्हें जो है वो फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारे पास डिजिटल एक्सरे मशीन तो है, लेकिन वो वर्किंग में नहीं होती, अक्सर वर्किंग में नहीं होती। इसी के साथ CT स्कैन मशीन है, डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया है कि वाहिद वो CT स्कैन मशीन है। और हमारे बहुत सारे देही मराकज़ सेहत ऐसे हैं कि वहाँ पर सहूलियात का शदीद फुकदान है, जिसके वजह से जो है वो मरीज़ों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। शहरियों ने हमेशा ही हर सियासतदान से एक अच्छी तवक्को रखी है और उसे सपोर्ट किया है, लेकिन सियासतदानों ने जो है वो मायूस किया है। सियासतदानों ने मायूस किया। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। सेहत तालीम किसी की बुनियादी है, और फिर ख़ास तौर पर महंगाई के ऊपर जब हमने बात की तो दुकानदारों का सबका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। ताजर परेशान है, कारोबारी तबका परेशान है, सनतकार परेशान है, पावर लूम वाले परेशान हैं, आम आदमी अस्पतालों के अंदर परेशान है कि उससे बुनियादी सहूलियात नापैद हो रही हैं, उसे डोर स्टेप के ऊपर तमाम सहूलियात जिसके लिए वो टैक्स पे करता है वो नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में ये एक फुकदान नहीं बल्कि नाअहली है उन तमाम अदारों की जो कि रियासत के अंदर अपने आप को रियासत के तौर पे बाप कहते हैं, लेकिन रियासत के तौर पर हकूक़ अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।